हम्म। किसी ने सोचा है? मेरी आवाज आ रही? तो क्वेश्चन ये है कि अगर मैं इन दो ऑरेंज को आपस में कोलाइड करता हूं इस तरह से, तो ये ऑरेंज जब कोलाइड करेंगे तो क्या होगा इन ऑरेंज के साथ? तो सवाल ये है। और इतना मुश्किल वैसे सवाल नहीं है जिसको जवाब ही नहीं आ रहा। The equal in magnitude but opposing in direction. क्या? इनकी टुकड़े मैग्नीट्यूड टुकड़े हो जाएंगे इनके। ये पूछना चाह रहा था मैं वैसे। और जो बड़ा इजी आंसर था कि ये होगा इनके साथ जो होने लगा है। ये मैंने इसको टकराया, थडाश, मैंने एनिमेशन बनाने की कोशिश की है, ठीक है। मतलब ये कोलाइड की है, इनका जूस निकलेगा और जूस स्प्रेड हो जाएगा। ऐसे ही होता है कि ये कोई अनयूजुअल सी चीज हुई है? ऐसे ही होना चाहिए ना। फिर से करते हैं जी। ये ऑरेंज है, कोलाइड हुए, और भैया जिनका जूस निकला है। लेकिन लेकिन अगर पार्टिकल फिजिक्स वालों से पूछा जाए, फॉर एग्जाम्पल मेरे से पूछा जाए, तो मैं कहूंगा ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अब आपके पास ये नॉर्मल ऑरेंज नहीं है, ये बड़ी हाई स्पीडी ऑरेंज है, ठीक है। बड़े हाई स्पीड से आ रहे हैं, बड़ी एनर्जी है इनके साथ पास, ठीक है। समझ लें कि रिलेटिविस्टिक स्पीड से हैं, 99.999 स्पीड ऑफ लाइट से आ रहे हैं, ठीक है। ओके। अब जब ये कोलाइड करेंगे तो क्या करेंगे? बड़े मजे का काम होगा। ये आए एंड वोला। क्या आप इसको सपोज कर सकते हैं कि ऐसा होगा कि अगर दो ऑरेंज आए और वो ऑरेंज खत्म हो जाएं या ऑरेंज भी मे भी बन जाएं, लेकिन डिफरेंट फ्रूट्स आपको मिल जाएं? ऐसा पॉसिबल है? वैसे इसका आंसर भी आपको नजर आ गया। ऐसा हो सकता है? यस, डेफिनेटली हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब ऑरेंज आके आपस में टकराए हैं तो उनके पास थी ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। जब वो टकराए तो वो एनर्जी एक्चुअली कन्वर्ट होगी मैस में, बिकॉज इफ वी हैव एनर्जी वी कैन क्रिएट मैस। और उस मैस से डिफरेंट फ्रूट्स क्रिएट हो सकते हैं, जो कि एक बनाना इधर चला गया, दूसरा इधर चला गया, मैंगो इधर भाग गया, पीच इधर भाग गया, और ग्रेप्स इधर भाग गया, और ये कुछ स्ट्रेंज पार्टिकल भी मिल गया, ठीक है। अब ये जो स्ट्रेंज पार्टिकल है जिसे हमने पहले नहीं देखा, ठीक है, वो ये स्ट्रेंजनेस से नहीं है, कोई ऐसा पार्टिकल जिसको हमने पहले से ऑब्जर्व नहीं किया, तो हमने यहाँ पे बड़े से लगाए होते हैं डिटेक्टर्स, हर जगह डिटेक्टर्स लगाए होते हैं। और वो डिटेक्टर्स डिटेक्ट कर रहे होते हैं कि अच्छा जी, इस जो रिएक्शन हुआ है, ये जो क्विलियन हुआ है, इसमें क्या नया फ्रूट बना है? कोई नहीं बना। अगर तो बना है तो हम उसके पीछे खोजने लग जाते हैं। अगर ट्रिवियली बने हैं सारे के सारे, तो डेफिनेटली हम उसको कहते हैं कि भाई छोड़ो, नया से दोबारा से टकरार करते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह जैसे कि यहाँ पे आपके पास ऑरेंज टकराया, और उस ऑरेंज की जो काइनेटिक एनर्जी थी उससे आपके पास, उस एनर्जी से आपने मैस क्रिएट कर लिया और डिफरेंट फ्रूट्स क्रिएट किए। बिल्कुल इसी तरह आपके पास प्रोटॉन प्रोटॉन बीम भी आके कोलाइड करती है। अक्सर एक्सेलरेटर्स में हम क्या करते हैं, प्रोटॉन प्रोटॉन बीम को कोलाइड करवाते हैं, थ्रॉस। तो आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लेवर्स के पार्टिकल्स निकलते हैं, डिफरेंट, जैसे टाउ है, एंटी टाउ है, फिर नेक्स्ट आगे डिके करते चले जाते हैं। और इस तरह को हम कहते हैं जेट्स क्रिएट हो रहे हैं। क्या क्रिएट हो रहे हैं? जेट्स। और इन जेट्स को ऑब्जर्व करने के लिए हमारे यहाँ पे क्या लगे होते हैं? डिटेक्टर्स। और ये काम हम करते हैं पार्टिकल एक्सेलरेटर्स में। क्या करते हैं? प्रोटॉन प्रोटॉन बीम्स को बहुत हाई स्पीड के साथ टकराते हैं, और टकराने के बाद डिफरेंट पार्टिकल्स बनते हैं। उन पार्टिकल को रजिस्टर करने के लिए या ऑब्जर्व करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं? डिटेक्टर्स होते हैं, जो कि उन सिग्नल्स को क्या करते हैं? डिटेक्ट करते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह हमारे पास एक्सेलरेटर्स हैं, जिस तरह के ये है आपके पास, ये एटलस का एक ऑपरेटर्स है, मैं कोशिश कर रहा हूँ इसके अंदर कॉपीराइट्स ना आए। और ये आपके पास प्रोटॉन प्रोटॉन बीम थी, ये यहां से ऐसे आ रही थी और यहाँ पे कोलाइड हुई। तो ये जितने भी आपको ट्रैक्स नजर आ रहे हैं, ये सारे के सारे पार्टिकल के ट्रैक्स हैं, ठीक है। और ये जो आपको ह्यूज चीजें नजर आ रही हैं, ये वाली, ये सारे के सारे डिटेक्टर्स हैं, जिसको स्लाइस करके यहाँ पे दिखाया हुआ है। और ये वाले भी सारे के सारे डिटेक्टर्स हैं। और ये जो डिटेक्टर इटसेल्फ खुद है, ये टन्स में है, टन्स में, ठीक है। अगर आप देखोगे सर में या लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर को ओपन करके नेट पे देखोगे, तो आपको पता चलेगा LHC क्या भला है। और ये LHC का
एक डिटेक्टर है जो कि एक्चुअली प्रोटॉन प्रोटॉन बीम को जो पार्टिकल का ट्रैक है उसने इसको ऑब्जर्व किया है। ओके, अब हमारे पास जो पार्टिकल एक्सेलेटर्स हैं उसके हमारे पास मेजर 3 फॉर्म्स हैं, लीनियर एक्सेलेटर या लीनैक, ठीक है, लीनियर एक्सेलेटर्स या लीनैक, या साइक्लोट्रॉन या सिंक्रोट्रॉन, ठीक है। अब लीनियर एक्सेलेटर सिंपली क्या है कि लीनियरली चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करता है, और वो ये है, हमारे पास डिफरेंट ट्यूब्स होती हैं जो कि आपके पास इस फॉर्म में पाई जाती हैं, ठीक है, और इसके पास रेडियो फ्रिक्वेंसी से इसको चेंज किया जाता है ताकि पार्टिकल जो यहाँ से निकल रहा है सोर्स से वो एक्सेलरेट होता चला जाए। फॉर एग्जांपल जब वो इधर होता है तो उसको आगे नेगेटिव पोटेंशियल नजर आ रहा होता है तो वो आगे की तरफ स्पीड अप होता है, फिर इसके अंदर उसी स्पीड के साथ मूव करता है, फिर जब इधर आ जाता है तो आके फिर उसको अपोजिट चार्ज नजर आ रहा होता है तो फिर ये स्पीड अप होता चला जाता है। तो मैं इसकी डिटेल वैसे नहीं बता रहा यहाँ पे, इसको अगर डिटेल से देखना होगा तो आप देख लीजिएगा। कहने का क्या मकसद है कि हमारे पास एक एक्सेलेटर है जो कि लीनियरली यूज करके हमारे पास जो ड्रिफ्ट ट्यूब्स होती हैं ये वाली, इससे हम उस चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करवाते हैं और फिर डेफिनेटली हम उसको किसी टारगेट पे फॉल करवा सकते हैं या हम कोलाइड करा सकते हैं वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। तो एक मेथड है लीनियर एक्सेलरेटर, दूसरा मेथड जो है वो साइक्लोट्रॉन है। उसमें क्या होता है, हमारे पास ये डिस्क होती हैं, ये वाली मैग्नेटिक डिस्क होती हैं, और सेंटर में हमारे पास सोर्स होता है जहां से आपके पास पार्टिकल चार्ज पार्टिकल निकल होता है, और ड्यू टू मैग्नेटिक इफेक्ट वो पार्टिकल अपना रेडियस इंक्रीज करता 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 इतना स्पीड अप हो जाता है, फिर हम उसको एक पॉइंट से बाहर निकाल लेते हैं। वो जो बीम होती है हाईली एनर्जेटिक होती है उस चार्ज पार्टिकल की, और उसको हम डिफरेंट पर्पजेस के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, या हम डेफिनेटली टारगेट करना है किसी पॉइंट को तो उधर से हम उस पर टारगेट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास दूसरा मेथड है पार्टिकल को एक्सेलरेट करने का। जो तीसरा है उसको हम कहते हैं सिंक्रोट्रॉन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी पे ही लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर भी बनाया गया है, LHC, जो कि सर्न स्विट्जरलैंड जिनेवा के बॉर्डर पे है। और इसका जो सर्कमफेरेंस है, ये जो आपको नजर आ रहा है, इसका जो सर्कमफेरेंस है ये 27 किलोमीटर है, 27 किलोमीटर, कैन यू इमेजिन। और ये 27 किलोमीटर की बड़ी सी टनल है, और डेफिनेटली इसके लिए वैक्यूम करना पड़ेगा, सुपर कंडक्टिंग कॉइल्स लगाई हुई होंगी जिसकी वजह से जो पार्टिकल है वो बेंड हो रहा होगा, और इसके साथ फिर और भी छोटे छोटे एक्सेलेटर्स हैं जो कि मेन रिंग में जाने से पहले वो सारे के सारे उसको एक्सेलेट करते हैं। और फिर मजे की बात, ये हाइट मतलब ये जो अपर सर्फिस है उससे अबाउट 100 मीटर जो है, अबाउट 100 मीटर जो है ये डेप्थ में बनाया गया है, ठीक है, ताकि जो एक्सटर्नल आपके पास क्या कहते हैं रेडिएशंस हैं वो भी इसको अफेक्ट ना करे। और दूसरा, इतना एरिया जो है अगर ऊपर कवर कर लेंगे दैट इज वेरी एक्सपेंसिव, तो उन्होंने कहा भाई हम नीचे कर लेते हैं काम, आप ऊपर जो मर्जी बना लो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो 100 मीटर नीचे जाके उन्होंने इस LHC को बनाया हुआ है, और दैट इज एक का टाइप ऑफ सिंक्रोट्रॉन, जो कि क्या करता है उसमें रेडियस सेम रहता है। जो आपके पास साइक्लोट्रॉन था उसमें आपका रेडियस सेम नहीं रहता, वो छोटे से बड़ा 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 होता जाता है, लेकिन इसमें जो एक्सेलेटिंग पार्टिकल्स होते हैं उनका रेडियस सेम रहता है, और इसमें हम 99.9999% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट से प्रोटॉन को एक्सेलरेट करवाते हैं और फिर स्मैश करवाते हैं प्लस। और कहां पे स्मैश करवाते हैं, इनके 4 मेजर डिटेक्टर्स हैं, CMS कंपैक्ट म्यूऑन सॉलिनोइड, LS जनरल पर्पस डिटेक्टर्स हैं दोनों, LHCb ये ब्यूटी क्वार्क्स को ऑब्जर्व करने के लिए, और एटलस, ठीक है। एटलस और CMS जनरल पर्पस हैं, LS और LHCb स्पेशल पर्पस डिटेक्टर्स हैं, और इनकी जो साइजेस हैं वो 40,000 टन के राउंड बोट इस तरह से उनके साइज हैं, इतने वो हैवी डिटेक्टर्स हैं जो कि पार्टिकल्स को डिटेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब है कि इस तरह से वो पार्टिकल जनरेट करते हैं और उन पार्टिकल्स को फिर डेफिनेटली इन डिटेक्टर से ऑब्जर्व करते हैं, और इसी से ही हमने हिग्स बोसॉन को भी ऑब्जर्व किया। और LHC की अभी जो जो मेन कंट्रीब्यूशन है वो यही है कि हिग्स बोसॉन को डिस्कवर किया यूजिंग दैट LHC। अब मजे की बात, वो कह रहे हैं 27 किलोमीटर जो है ना ये मैं थोड़ा है 27 किलोमीटर का एक्सेलरेटर जो है वो हमारे लिए थोड़ा है। वो बनाने चाह रहे हैं फ्यूचर सर्कुलर रिंग, FCC, फ्यूचर सर्कुलर रिंग, और उसका जो सर्कमफेरेंस होगा वो होगा 100 किलोमीटर। तो आपको मैं बात बताऊं, LHC बनाने में अबाउट 11-12 साल लगे हैं, ठीक है, उससे भी शायद ज्यादा। और वो बनाना चाह रहे हैं FCC, और उसका सर्कमफेरेंस होगा 100 किलोमीटर, ताकि
इसकी वजह से डायरेक्ट रिलेशन है सरकमफेरेंस के साथ, जितना सरकमफेरेंस बढ़ता जाएगा उतनी एनर्जी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो एनर्जी बढ़ाने के लिए उसका सरकमफेरेंस बढ़ाते हैं, तो अदरवाइज हम उसको और कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। लेकिन अभी जो प्रोसेस है वो भी इसमें मतलब ये सोच ही रहे हैं, अभी ऐसा कुछ बनाने की कर नहीं रहे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम, कि ये आपको वैसे एक्चुअली जो अक्सर देखने को मिलता है, ये आपके पास वो है LHC, लॉन्च हैड्रॉन कोलाइडर, ठीक है, जिसकी ये एक टनल है, या एक समझ लें कि ये वो आपके पास जो सर्कुलर रिंग है उसका एक पार्ट उन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। ओके, वेल, यहां तक जो हमने बातें की वो तो थी सारी की सारी ट्रायम्फ ऑफ स्टैंडर्ड मॉडल और पार्टिकल फिजिक्स, कि वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल थ्योरी है जो कि अभी तक बिल्ड की गई है, जो कि स्टैंडर्ड मॉडल है। लेकिन भैया जी, अगर इसकी लिमिटेशन पे आए तो भला की लिमिटेशन है। आपको कहोगे भैया हम कैसे कह सकते हैं कि फिर ये मोस्ट सक्सेसफुल थ्योरी है। पहला जो इसके अंदर ड्रॉबैक है, या पहली इसकी जो लिमिटेशन है, ये इनकम्पैटिबल है विद ग्रेविटी। ग्रेविटी मीन्स के जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इसका कोई लिंक नहीं है, क्योंकि हमने पता है कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग फोर्स, इनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, ग्रेविटी का हमें पता ही नहीं है। तो पहली बात है, ये एक फोर्स को खा गई, मतलब हम उनसे डील ही नहीं कर पाते। ओके, दूसरी जो इसके अंदर मेन पॉइंट है, वैसे मेन लिखे हुए हैं, और भी बड़े हैं इसके अंदर इश्यूज, कि जो स्टैंडर्ड मॉडल है currently cannot explain why the mass of the subatomic particle greater than the sum of the its constituent. For example, the mass of the proton is greater than the 3 quarks combined. ठीक है, जो प्रोटॉन है उसका मैक्स 3 क्वार्क्स से बढ़ेगा तो उससे ज्यादा प्रोटॉन का मैस होता है, ठीक है। तो ये भी वो एक्सप्लेन नहीं करती, ठीक होगी बात। वैसे अगर मैं कहें ना कि क्वार्क्स और क्वार्क्स मतलब कि अप क्वार्क और डाउन क्वार्क से मिलके एक प्रोटॉन बन रहा है, तो अप और डाउन को मिला के जब हम वेट करेंगे तो डेफिनेटली प्रोटॉन का मैस इनसे ज्यादा है, तो वाई दिस इज, ये नहीं एक्सप्लेन करती। अच्छा, फिर जब स्टैंडर्ड मॉडल बनाया जा रहा था, डेफिनेटली क्वार्क्स के 6 क्वार्क्स थे, 6 लेप्टॉन्स थे, और लेप्टॉन में क्या थे आपके पास, इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन एंड टाउ, और फिर इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यूऑन न्यूट्रिनो एंड टाउ न्यूट्रिनो। ये जो न्यूट्रिनोस थे जिन पर कोई मैस नहीं है और जिन पर कोई चार्ज नहीं है, अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड मॉडल उनका मैस भी क्या होना चाहिए, 0, ठीक है। किनका, न्यूट्रिनोस का, लाइक इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, टाउ म्यूऑन न्यूट्रिनो एंड टाउ न्यूट्रिनो, इनका मैस 0 होना चाहिए। लेकिन सुपर कामियोकांडी एक्सपेरिमेंट जो जापान में हुआ, उसने कंफर्म कर दिया कि भैया जी न्यूट्रिनो का मैस है। तो फिर एक और क्वेश्चन मार्क स्टैंडर्ड मॉडल पे, कि अगर उनका मैस है तो फिर स्टैंडर्ड मॉडल क्या कर रहा है। तीसरी बात, स्टैंडर्ड मॉडल एक्सप्लेन करता है जस्ट 5% ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है। मतलब अगर आप यूनिवर्स को देखा जाए तो जो ऑब्जर्वेबल मैटर है वो जस्ट 5% है, जिसको हम देख रहे हैं, अबाउट 5%। जो बाकी 95% है वो आपके पास डार्क मैटर है, ठीक है, और आपके पास डार्क एनर्जी है। ये डार्क मैटर और डार्क एनर्जी 95% है, स्टैंडर्ड मॉडल को उसके बारे में कोई पता नहीं है, ठीक है। तो जस्ट 5% एक्सप्लेन कर रहा है, जो कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, जिस जो कि एक्चुअली प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। या ये कह सकते हैं अप डाउन एंड इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रिनो से मिलकर बनी हुई है। सिर्फ इसका हमें पता है, बाकी जो आपके पास डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी है, दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय द स्टैंडर्ड मॉडल, ठीक है। उसके लिए न्यू थ्योरीज हैं, जिसमें से एक, जिसपे मेरा थीसिस था, वो था सुपरसिमेट्रिक स्टैंडर्ड मॉडल, ठीक है। सुपरसिमेट्री, सुपर सेमेट्री, ठीक है। वो स्टैंडर्ड मॉडल जो है, उसमें हम ये सोच सकते हैं कि मे बी वो डार्क मैटर कैंडिडेट्स को एक्सप्लेन करे, जैसे विम्प्स हैं, वीकली इंटरेक्टिंग मैसिव पार्टिकल, विम्प्स, ठीक है। तो वो सुपर सिमेट्री से बिलोंग करते हैं, जबकि उसका भी कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं आया। लेकिन स्टैंडर्ड मॉडल डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को एक्सप्लेन नहीं करता। इसका मतलब है कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी जो कि एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है, एक्सपेरिमेंटली हमने ऑब्जर्व किया, उसकी कोई थ्योरेटिकल जो मॉडलिंग है या वो हम नहीं बता पाए अभी तक। ओके, ये तो थी सारी की सारी थ्योरी जो कि मैंने आपको बता दी। में भी एक आधी चीज शायद ऊपर नीचे रह गई हो, क्योंकि शॉर्ट कोर्स था, 2 दिन में पार्टिकल फिजिक्स की है। तो
डेफिनेटली। लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये जो मैंने कोर्स करवा दिया ये इनफ है आपको पीपीएससी और एफपीएससी के लिए, और इनफ नॉलेज लेने के लिए कि एक्चुअली पार्टिकल फिजिक्स है क्या। लो जी, अब सवालों की तरफ आ जाते हैं। कोई सवाल है तो आप मेरे से पूछ लें, या आप सवाल अभी मेरे से ना पूछे, पहले मैं आपसे सवाल पूछ लेता हूँ। लो भाई, पहला सवाल है, लेप्टॉन एक्सपीरियंस डैश, जवाब का तलबगार। Weak force only. B sir, B. क्या आया? B option. कौन सा? B. बी। ओके ओके, दैट इज फाइन, दैट इज फाइन। क्यों बोला? लेप्टॉन्स में दो चीजें हैं भैया, इलेक्ट्रॉन भी है, म्यूऑन भी है, टाओ भी है, फिर इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो भी है। म्यूऑन न्यूट्रिनो भी है और टाओ न्यूट्रिनो भी है। ओके, तो वीक फोर्स तो इनकी अपनी औजाद है ना, तो वीक फोर्स तो होगी ही होगी, ठीक है। और थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी इंटरेक्ट करते हैं। अपर जो पोर्शन है जिस पर नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिव चार्ज हैं दोनों सारे, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली भी इंटरेक्ट करते हैं, एंड दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, कि वो वीक फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से इंटरेक्ट करते हैं। सिर्फ और सिर्फ जो आपके पास स्ट्रॉन्ग फोर्स है उसके लिहाज से इलेक्ट्रॉन अन्य है, इलेक्ट्रॉन को कोई पता नहीं है कि स्ट्रॉन्ग फोर्स भी है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं जी। द नंबर ऑफ फोर्स कैरियर्स कैरिंग पार्टिकल इज, वैसे इज नहीं होना चाहिए, आर होना चाहिए। बताएंगे? D. हम्म C. हम्म D. हम्म Fourth one. फोर्थ वन, मैंने बताया था आपको, SU3 है, सॉरी SU3 है, तो 3 का स्केयर करते हैं हो जाता है 9, -1 करते हैं तो आपके पास जनरेटर आ जाते हैं, ठीक है। तो आपके पास जनरेटर ये है एक्चुअली 9, और -1 करेंगे तो आपके पास की फोर्स कैरिंग पार्टिकल आएंगे। तो नंबर ऑफ जनरेटर जो है वो प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ जनरेटर -1, ठीक है। तो ये आपके पास एक्चुअली जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। यस, इक्वल टू द नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ फीड। ओके, नेक्स्ट है आपके पास एंटी न्यूट्रिनोस, क्या होगा जी? हाँ जी, Third option. थर्ड ऑप्शन, एंटी न्यूट्रिनो हैव लैपटॉप नंबर। ओके, कोई और बताएगा? यस, दैट इज करेक्ट, ठीक है। एंटी न्यूट्रिनो को आपके पास लैपटॉप नंबर असाइन किया होता है। एंटी न्यूट्रिनो जितने, एंटी लैपटॉन जितने भी हैं उनको हमने लैपटॉप नंबर -1 असाइन किया होता है। तो डेफिनेटली एंटी न्यूट्रिनो भी एंटी इलेक्ट्रॉन है, तो नेप्टॉन नंबर -1 होगा। और डेफिनेटली न्यूट्रिनोस पर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रिनो नाम से नजर आ रहा है न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो न्यूट्रिनो पर कोई चार्ज नहीं होता, इलेक्ट्रिक चार्ज 0 होता है, और लेप्टॉन नंबर हमारे पास -1 होगा, एंड दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट चलते हैं जी।
हम्म। C option. कौन सा? First one. The lightest family of the elementary particle. C option. A पता नहीं option अब। like electron, muon, and neutrinos. ओके, इसको करने से पहले हम अम, देख लेते हैं एक चीज। देखें, देखते हैं, थोड़ा सा स्पीडी से पीछे जाते हैं। फिर C option नहीं है? सी ऑप्शन पूछा है आपने, बताया आपने। चलें देख लेते हैं। जी जी। इधर आते हैं हम, ये थोड़ा सा गंद मचा हुआ है, इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। कम ऑन, साफ नहीं होना, चलो ना हो। ये देखें, न्यूट्रिनो की जो ये जो फर्स्ट हमारे पास फैमिली है, ये जो फर्स्ट फैमिली है जिसको फर्स्ट जनरेशन कहते हैं, ये 2.2 MeV, 4.7 MeV, 0.511 MeV एंड दिस वन। जो फर्स्ट जनरेशन है, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, ये आपके पास लाइटेस्ट पार्टिकल हैं, और ये सारे के सारे जो हैं ये आपके पास नॉन डिकेड हैं, मतलब ये डिके नहीं करते, ये आपके पास स्टेबल पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो ये आपके पास फैमिली है जो कि स्टेबल होती है और लाइटेस्ट है ओवर आर। बाकी सारी की सारी हैवी कॉपीज हैं, आपको बताया मैंने। तो फर्स्ट जनरेशन की जो कॉपीज हैं अगली, वो हैवी कॉपीज हैं, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, अप क्वार्क एंड डाउन क्वार्क, एंड दैट इज बिलोंग टू द फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, तो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट चलते हैं जी। ये अब आई ना बात, डिटरमिन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कैन अकर। लो भाई, तीनों चीजें देखनी है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ बैरियर नंबर, कंजर्वेशन ऑफ स्ट्रेंजनेस अगर वो है, और कंजर्वेशन ऑफ लेप्टॉन नंबर। सोचे ना, सोचे ना। चले भाई, वन बाय वन करते हैं। ए ऑप्शन पॉसिबल है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। चले भाई। हम्म। ओके, चले मैं चलता हूं फिर। ये है हमारे पास प्रोटॉन शरीफ, प्रोटॉन है बैरियन, तो इसका मतलब है बैरियन नंबर है यहाँ पे +1। इधर आ जाते हैं, ये है मीजॉन, ये भी है मीजॉन, तो बैरियन नंबर है यहाँ पे 0। भाया ऐसा कभी नहीं हो सकता, एंड दैट इज गोज टू द गटर। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं जी। ये है बैरियन, ये है +1, ये है बैरियन, ये है +1, ये भी है बैरियन, ये है +1, यही है बैरियन, ये है +1, और ये है मीजॉन, इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। ओके, दैट कैन अकर। ओके, आगे चलते हैं। ये है बैरियन +1, ये है बैरियन +1, ये है बैरियन +1, ये तो बैरियन नहीं है, 0। अरे भैया, इनपुट में 2 है, आउटपुट में 1 है, दैट कैन नॉट हैपन। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये मीजॉन है, कोई नहीं फर्क पड़ता। यहाँ पे आपके पास ओके, ये आपके पास लेप्टॉन है, तो लेप्टॉन नंबर जो है हमारे पास यहाँ पे पास आ जाएगा +1, और ये भी आपके पास लेप्टॉन है तो ये भी आ जाएगा +1। ठीक है, तो भैया 2 लेप्टॉन नंबर इधर है, इधर लेप्टॉन ही नहीं है। अरे भैया ऐसे कैसे हो सकता है। दूसरा, फर्स्ट ऑफ ऑल चार्ज नंबर ही नहीं कंजर्व, तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो हाउ द हेल इज डूइंग दैट थिंग। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन है जो आपके पास है, बी, जो कि पॉसिबल हो सकता है। नेक्स्ट चलते हैं जी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कैन अकर। अच्छा जी, कौन सा रिएक्शन जो है वो हो सकता है। B option. कौन सा? B. बी सेकंड हो, वाला। बी हो सकता है जी, चलें देख लेते हैं जी।
कोई और अपनी राय देना चाहेगा? चलें जी, राय देते हैं जी। यहाँ पे आपके पास लेप्टॉन, और लेप्टॉन कौन है? म्यूऑन है। तो म्यूऑन का जो नंबर है यहाँ पे +1 है। इस साइड पे हमारे पास कोई म्यूऑन है ही नहीं है ना, म्यूऑन के रिलेटेड है ही नहीं, मतलब म्यूऑन न्यूट्रिनो भी होता तो हम देख लेते। तो ये तो कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसको तो हम कहते हैं भैया लाला टाटा बाय बाय, खलास खत्म। ठीक है, तो ये तो हमने निकाल दिया। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। यहाँ पे देखते हैं बैरियन नंबर +1 है। ओके, यहाँ पे बैरियन +1 है, वेल गुड। यहाँ पे आपके पास क्या है कि, ठीक है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो है, सॉरी लेप्टॉन है, तो डेफिनेटली +1 है। और लेप्टॉन कौन सा? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो भी है। ओके, ये भी +1 है। ना 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 ना, टोटल लेप्टॉन नंबर यहाँ पे आ गया है इलेक्ट्रॉन का, वो आ गया 2। तो भैया इस साइड पे तो था ही नहीं, तो ये पॉसिबल है? नो, ये पॉसिबल नहीं है। ये पता कब पॉसिबल होता? जब यहाँ पे एंटी न्यूट्रिनो आता। जब एंटी न्यूट्रिनो आता तो ये प्रोसेस पॉसिबल होना था। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो इसका मतलब है ये भी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट आपके पास ये तो भैया दूर से ही नजर आ रहा है, इस साइड पे प्रोटॉन है, तो इस साइड पे तो प्रोटॉन है ही नहीं, मतलब इस साइड पे तो बैरियन कोई है ही नहीं है, तो ये पॉसिबल भी नहीं है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है नन ऑफ दीज, कोई भी इसमें से प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। तो फिर से मैं बताता हूं, चार्ज, लेप्टॉन, बैरियन नंबर, और आपके पास स्ट्रेंजनेस। ठीक है, अगर वो है तो इसको आपने देखना है कि वो कंजर्व हो रहा है या नहीं। अगर तो हो रहा है दैट इज फाइन, अगर नहीं हो रहा तो दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, होगी बात? अच्छा जी, अब आप मुझसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ लें, उसके बाद हम सेशन को कर देते हैं एंड। कोई सवाल है? सर कलर चार्ज समझ नहीं आया। क्या नहीं उस पर समझ आया? मतलब किस चीज को इंडिकेट कर? अम, ठीक है, बड़ा अच्छा सवाल है। इलेक्ट्रॉन पर जो नेगेटिव चार्ज है वो किसको इंडिकेट करता है? बड़े हम 10th क्लास से नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस को पढ़ रहे हैं। तो सवाल ये है कि जो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है वो किसको इंडिकेट करता है? हम्म, हेलो। अब इसका आंसर आएगा तो मैं इसका आंसर कर पाऊंगा। वेल, जो कलर चार्ज है, ठीक है, हमने ऑब्जर्व क्या किया कि दो पॉइंट हैं ए एंड बी, वो या तो रिपेल कर रहे हैं या वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। हमें नहीं पता कि क्या है। तो हमने इसको एक्सप्लेन करने के लिए इंट्रोड्यूस करवाए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। एक को कह दिया कि ये पॉजिटिव है, दूसरे को कह दिया ये नेगेटिव है। ये दो दो बाइनरी टर्म्स थी, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन को बता सकती हैं। ठीक है, कि एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, ये अट्रैक्ट करती हैं और रिपेल करती हैं। सेम होंगी तो रिपेल करेंगी, डिफरेंट होंगी तो अट्रैक्ट करेंगी। तो इसका मतलब है जस्ट टू बाइनरी वेरिएबल से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। लेकिन जब दो क्वार्क्स की बात की जाती है, जब क्वार्क्स के दरमियान इंटरेक्शन की बात की जाती है, तो फिर दो वेरिएबल्स इनफ नहीं थे, तीन वेरिएबल्स इनफ थे। ठीक है, वी नीड 3 वेरिएबल्स। ठीक है, 3 वेरिएबल एटलीस्ट। तो अब बजाय कि हमने उसको कोई और नाम दे लेते, फॉर एग्जांपल मैं कह लेता कि एस चार्ज, ठीक है, एस चार्ज है, या फिर उसके बाद एस प्राइम चार्ज है, और मैं कह लेता कि एस फलाना चार्ज है, जो भी मैं कह लेता हूँ स्टेरिक चार्ज है। तो चार्ज का नाम देने पे बजाय, इस तरह से नाम देने के बजाय, हमने उसको नाम दे दिया कलर चार्ज का। ठीक है, अब कलर चार्ज में सिंपल बात ये कि तीन क्वार्क्स जो होंगे वो जब भी कंबाइन होंगे तो उनका
जो कॉम्बिनेशन होगा वो इस तरह से होगा कि हर एक का चार्ज मिलकर एक चार्ज बनाएगा जो कि होना चाहिए वाइट, जो कि इंडिपेंडेंट क्वार्क या इंडिपेंडेंट पार्टिकल की एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी है। फिर ये जो एक्सचेंज हो रहे हैं पार्टिकल्स, इनका भी डेफिनेटली कलर चार्ज होगा, और वो कलर चार्ज के अकॉर्डिंगली ही एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को दो चार्जेस से एक्सप्लेन कर लेते हैं। इसी तरह जो कि बस स्ट्रॉन्ग फोर्स की इंटरेक्शन है, अब मैं आपको बता रहा हूं ना कि इंटरेक्शन हर एक अपनी नोयत में डिफरेंट है, मतलब आप किसी से रिलेट नहीं कर सकते हो। जैसे कि आप ग्रेविटी की बात करें, सम हो काफी रिजेंबलेंस है इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के साथ, लेकिन भैया एक ग्रेट डिफरेंस है कि वो जस्ट अट्रैक्टिव है, वो जस्ट अट्रैक्टिव है, रिपल्सिव है ही नहीं है। तो उसमें नेगेटिव पॉजिटिव को इंट्रोड्यूस ही नहीं कराया जा सकता, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव का वहां पे कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह आपके पास जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है उसको एक्सप्लेन करने के लिए तीन वेरिएबल्स चाहिए, और उन वेरिएबल्स को हमने कलर से नाम दे दिया, और बहुत हैंडी है इसको यूज करना। बड़ा सिंपल सी बात है, मैं आपको मजे की बात बताता हूं। मैंने कहा कि ऐसा कोई भी पार्टिकल एग्जिस्ट कर सकता है कि जिसका नेट चार्ज या नेट कलर चार्ज क्या हो जाएगा, फाइट। ठीक है, अब पेंटा क्वार्क भी एग्जिस्ट करता है। पेंटा क्वार्क का मतलब क्या है कि टू अप क्वार्क्स, ठीक है डेफिनेटली, और साथ में डाउन एंटी डाउन फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो ये पेंटा क्वार्क्स भी एग्जिस्ट कर सकता है, क्योंकि इसका भी टोटल चार्ज क्या है वो आपके पास वाइट है। ठीक है, तो ये भी ऑब्जर्व किया गया, मतलब बहुत शॉर्ट लिव्ड है लेकिन ये भी ऑब्जर्व किया गया। तो कहने का क्या मकसद है कि आपको स्ट्रॉन्ग फोर्स के जो बिहेवियर है उसको एक्सप्लेन करने के लिए तीन वेरिएबल चाहिए थे, जो कि हमने कलर से डोनेट कर दी, बस दैट्स फाइन, दैट इज सिंपल। ठीक है, कोई और क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके, तो इंशाल्लाह मैं इसका फ्री टेस्ट भी लूंगा, जो कि डेफिनेटली। जी। इन्हें कहते हैं ग्लूऑन्स के 8 कलर्स हैं। हाँ हाँ, ये इंट्रैक्शन की बेस पे है। डेफिनेटली मैंने आपको ये दिखाया ना। अब ये देखें, ये क्वार्क्स का कलर चेंज कर रहा है। ग्लूऑन जब भी एक्सचेंज कर होगा तो क्वार्क्स का कलर चेंज करेगा। अब ब्लू क्वार्क्स है, एक ग्रीन क्वार्क है, बीच में ये एक्सचेंज हुआ ड्यू टू द ग्रीन ब्लू, ग्रीन एंड एंटी ब्लू क्वार्क। अब इस एक्सचेंज की वजह से जो ब्लू था वो ग्रीन में कन्वर्ट हो गया, और ग्रीन था जो वो ब्लू में कन्वर्ट हो गया। इस कन्वर्जन का मतलब ही ये है कि ये दो क्वार्क्स को कम्युनिकेट कर रहा है, या दो क्वार्क्स को आपस में बाइंड किए हुए है। तो ये ऐसे करता ही रहता है, मतलब कलर चेंज होते ही रहते हैं। ठीक है, और इस कलर चेंजिंग की वजह से ही हम कहते हैं कि आपस में क्या है, ये बाउंडेड हैं या इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, कोई और सवाल? ओके, वेल, बेस्ट ऑफ लक। जो लोग लाइब्रेरी, फिजिक्स लाइब्रेरी में हैं, उनको एक शॉर्ट सा इसके रिलेटेड आपको टेस्ट भी दिया जाएगा, और डेफिनेटली अगर आपने अटेम्प्ट करना हो तो फील फ्री। तो ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिएगा।